ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्वलेट में अगर मुझे एक फर्स्ट कोडिंग करना हो, एक सिंपल सा प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट करना होगा तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। आज के सेशन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट सेशन में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आप इक्लिप्स किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। उसमें आप सर्वर जो है, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे, ये सर्वर जो है वो किस तरीके से मैंने यहाँ पे कन्फिगर्ड किया था और एक सिंपल सा HTML फाइल को भी रन करके दिखाया था। आई होप कि आप लोगों ने इसको आप अपने सिस्टम में आपने करके जरूर देखा होगा। और अगर करके देखा है तो आज के सेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा और इस चीज को और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सर्वलेट के बारे में कुछ चीजों को समझते हैं और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और फिर प्रोजेक्ट के अंदर में क्या सब चीजें होगा उसके बारे में काफी डिटेल में प्रैक्टिकली हर चीज को करने के हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने व्हाइट बोर्ड में शेयर करूंगा और इस व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद फिर हम चीजों को समझेंगे। यहाँ पे देखिए, सर्वलेट का मतलब क्या होता है। सर्वलेट का मतलब सिंपली आपको ये समझना है कि सर्वलेट जावा का एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से आप एक डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। और डायनेमिक वेब एप्लीकेशन मतलब क्या होगा कि आप रन टाइम में किस तरीके से एक ऐसा वेब वेबसाइट आप बना सकते हैं जो कि डायनेमिक हो। डायनेमिक मतलब का क्या कि रन टाइम में आप यूजर के साथ कुछ इंटरेक्शंस आप कर सकते हैं। और ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पे हम किस तरीके से सर्वलेट के थ्रू किस तरीके से हम काम करेंगे, तो आज के सेशन में उसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया क्या, जैसे कि ये एक क्लाइंट है और ये सर्वर है। कुछ इस तरीके से सर्वर का मतलब हम टॉमकैट की बात करेंगे क्योंकि हमने टॉमकैट को ही इक्लिप्स में कॉन्फ़िगर किया है, तो हम टॉमकैट की ही बात करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है हमारा क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है। ये हमारा सर्वर है। तो क्लाइंट है और सर्वर है। क्लाइंट का मतलब क्या, क्लाइंट का मतलब क्या कि आप अगर अपने लैपटॉप में आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ओपन करते हैं और वहाँ पे आपने कुछ टाइप किया कि आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट को आप विजिट करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट का यूआरएल आप टाइप करते हैं। तो क्लाइंट का मतलब ये हो जाता है कि फाइनल यूजर से मतलब है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाऊं कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, क्लाइंट क्या करेगा, कुछ यहाँ पे सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिक्वेस्ट इन द सेंस क्या, जैसे कि उसे अगर ओपन करना होगा गूगल, तो यहाँ पे जस्ट मैं लिखता हूँ क्या, google.com। जैसे आप ब्राउजर पे google.com आप लिखते हैं तो यहाँ पे इंटरनली क्या होगा कि वो सर्वर पे जाएगा और सर्वर पे जाने के बाद यहाँ से इंटरनली कुछ प्रोसेस होगा। और वो प्रोसेस क्या होता है जो कि हम आज प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। और उसके बाद यहाँ से कुछ प्रोसेस होने के बाद मीन्स यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ क्या कि यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगा उस डेटा का। और उसके बाद फिर इधर यहाँ से जो है वो HTML के पेज में जो आप गूगल का पेज आप देखते हैं वो यहाँ पे क्लाइंट को वापस उसके सिस्टम पे यानी उसके ब्राउजर पे देखने को मिलेगा। मतलब इसको हम क्या कहेंगे, आपने गूगल टाइप किया, वो क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। उसके बाद सर्वर पे कुछ प्रोसेस हुआ और उसके बाद जो आपको जो पेज जो दिख रहा है वो क्या होगा, वो रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पे सर्वर की अगर हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्या, एपैची टॉमकैट मैं यूज कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आपको समझना है। तो ये सारा प्रोसेस जो है हम लोग किसके हेल्प से यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, ये सब कुछ हम जो करेंगे वो हम लोग सर्वलेट के हेल्प से करेंगे। यानी ये सारा चीज हम लोग सर्वलेट के हेल्प से इस चीज को हम करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको ये समझना है कि अगर कोई भी क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट सेंड करता है और कुछ रिक्वेस्ट जो है गया सर्वर के पास और ये जो है क्लाइंट है, क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट सेंड किया, ये हमारा क्लाइंट है। और जब सर्वर के पास अगर पहुंचता है यहाँ पे प्रोसेस होगा, इंटरनली जो है कुछ प्रोसेसिंग होगा इंटरनली। और इसके बाद जो वापस जो रिस्पॉन्स मिलता है, मैंने भी आपको बताया कि रिस्पॉन्स तो मिल जाता है लेकिन रिस्पॉन्स किस किस फॉर्मेट में हो सकता है उसके लिए मैंने यहाँ पे दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ
यहाँ पे वो HTML फॉर्मेट में हो सकता है, यानी टैग्स के फॉर्म में, यानी कि वेब पेज के फॉर्मेट में हो सकता है, या आप किसी वीडियो को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे आप अगर आप YouTube ओपन करते हो, अगर ब्राउजर पे आपने youtube.com लिखा तो वहाँ पे क्या होगा, वो वीडियोस को आपके के सामने जो वीडियोस आपको सर्च कर रहे हो वो वीडियो आपको प्रेजेंट करके आपको देता है। या आप कभी इमेज सर्च करते हो, आप गूगल पे जाते हो इमेज सर्च करते हो तो सिर्फ इमेज ही आपके पास आता है। तो अलग अलग फॉर्मेट में जो है यहाँ पे आपको जो रिस्पॉन्स आपको मिलता है, अलग अलग फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और ये सभी क्या होगा, ये सभी जो होगा होता है ये, इसको हम क्या कहेंगे, यही जो है रिस्पॉन्स है। और ये जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स किसको मिलेगा, यहाँ पे क्लाइंट को वापस यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको सिंपल समझना है कि अगर आप एक फाइनल यूजर की तरह आप लैपटॉप ओपन करते हैं, कोई ब्राउजर आप स्टार्ट करते हैं, गूगल क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, जो भी आपका फेवरेट ब्राउजर हो, उस पे आपने सपोज आपने लिखा gmail.com, तो जो कुछ भी आप टाइप करते हो वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्वर को, और सर्वर इंटरनली जो है प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद वो आपको कुछ रिस्पॉन्स, यानी जो नीचे पेज जो आपको दिखता है वो रिस्पॉन्स आपको सर्व करता है। तो ये जो प्रोसेस होगा, इस ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे सर्वलेट के थ्रू इस चीज को हम लोग करके प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि किस तरीके से रिक्वेस्ट जाता है और किस तरीके से रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पे सर्वर होना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि सर्वर का क्या रोल है। सर्वर तो कंपलसरी तौर पे हमारे सिस्टम में होना चाहिए, जो कि मैंने इक्लिप्स के साथ उसको कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकली इस चीज को किस तरीके से हम अचीव करेंगे। तो मैं वापस से आऊंगा इक्लिप्स पे, और इस इक्लिप्स पे हम लोग प्रोजेक्ट यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक डायनामिक वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या है, राइट क्लिक करते हुए आप राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे, और न्यू, यहाँ पे आपको मिलेगा डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है। इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि माई सेकेंड वेब एप्स। यहाँ पे टारगेट रन टाइम पे जरूर ध्यान दीजिएगा, अपेची टॉमकैट जो है टारगेट रन टाइम सेलेक्ट होना चाहिए, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है, और जस्ट हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते वक्त आपके पास SRC मेन जावा आता है, एज इट इज रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट आप कीजिएगा। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट रूट यानी प्रोजेक्ट का जो क्या नाम आपने दिया है, और वहाँ पे अंदर में जो है मेन वेब ऐप बनेगा, और इसके अंदर में कंपलसरी तौर पे जनरेट वेब डॉट XML फाइल को जरूर आप टिक कर लें, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट फाइल जो है, ये पर्टिकुलर फाइल है जिसके अंदर में हम कौन से सबनेट को रन करना है, कौन से URL पे रन करना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से देंगे। और उसके बाद जस्ट हमें यहाँ पे फिनिश करना है। जैसे फिनिश करेंगे ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट रेडी करके देगा, जिसके अंदर में बहुत सारे फाइल्स होंगे, और हमें खुद से भी बहुत सारे फाइल्स को वहाँ पे हमें क्रिएट भी करना होगा। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने के बाद अगर आप देखेंगे कि जावा रिसोर्सेज के अंदर अगर आप जाएंगे तो SRC मेन जावा है। इस बात पे ध्यान देना है, किसी में आपको जो भी आप सर्वलेट आप बनाएंगे या जो भी एक नॉर्मल क्लासेस आप बनाएंगे वो सब कुछ आपको यहीं पे बनाना है। इस बात पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है। दूसरी बात, हमने करना क्या है कि यूजर कुछ रिक्वेस्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें रिस्पॉन्स देना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे SRC में आएंगे। SRC के अंदर मेन है, उसके अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेब ऐप। और ये जो वेब ऐप है इसके अंदर में वेब INF आपको देखने को मिलेगा, और इस वेब INF के अंदर में वेब डॉट XML फाइल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। यहाँ पे आप कौन से फाइल को रन कर रहे हैं, आप कौन से सर्वलेट को रन करेंगे, कौन से URL पे रन करेंगे, ये सारा चीज इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से देना होता है। तो हम कैसे हम देंगे, तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा एक HTML फाइल में क्रिएट करूंगा। और हमेशा आप इस बात पे ध्यान रखें कि जब भी आप एक वेबसाइट आप बना रहे हैं तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट के फाइल को कहाँ पे आप रखेंगे, तो इस बात पे हमेशा ध्यान रखें कि वेब ऐप जो आप देख रहे हैं फोल्डर, इसी फोल्डर के अंदर में आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप सारा चीज आपको इसी के अंदर में आपको रखना है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे HTML फाइल आपको देखने को मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ,
वेब ऐप सेलेक्ट रखते हुए आप राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे न्यू, और फिर आपको HTML फाइल देखने को मिलेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको फाइल का नाम पूछेगा कि क्या नाम देना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया index.html। और index.html मतलब एक होम पेज की तरह ये काम करता है, क्योंकि यहाँ पे भी जो XML फाइल है ऑलरेडी index.html फाइल पहले से उसने दिया हुआ है, इसलिए मैंने वही नाम दे दिया है। अगर आप चेंज करते हैं तो वहाँ पे भी हमें चेंज करना होगा, इसके बारे में लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया index.html, नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कीजिए। जैसे आप फिनिश करेंगे और फिनिश करने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरीके से एक सैंपल कोड HTML में जिस तरीके से होता है, HTML हेड बॉडी टैग सारा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर में कुछ चीजों को अगर आप लिखना चाहें तो उस चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं क्या कि 2 नंबर हमें यूजर से लेना है और उसका हमें कोई भी आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो आप, यानी क्लाइंट ने कुछ जैसे कुछ रिक्वेस्ट शेयर किया कि मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, तो इंटरनली किस तरीके से प्रोसेस होगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से रिस्पॉन्स जनरेट होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस चीज को हम कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने बॉडी टैग हमने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे हमने एक फॉर्म ले लेता हूँ। फॉर्म आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि फॉर्म क्या होता है, और फॉर्म के अंदर में आप जानते हैं मेथड है, हमारे पास गेट है, पोस्ट है। यहाँ पे HTML के अंदर में 2 मेथड है, लेकिन आप अगर आप आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे वेब सर्विसेज में, तो वहाँ पे हमारे पास गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे समझेंगे, बट HTML में फिलहाल हम गेट और पोस्ट पे फोकस हम करेंगे। और यहाँ पे मैंने यूज कर दिया है क्या, सपोज हमने गेट मेथड हमने यूज किया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्शन, जो कि मैंने ब्लैंक रखा है। एक्शन के बारे में HTML अगर आप अच्छी तरीके से समझते हैं तो ये सभी चीजों के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि मेथड क्या है, गेट मैंने क्या लिखने से क्या आउटपुट होगा, और एक्शन अगर मैं ब्लैंक लिखता हूँ तो इसका क्या सिग्निफिकेंट होगा, बट अभी भी आपको उस चीज को मैं समझाऊंगा। और यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यूजर से 2 नंबर लेना चाहता हूँ, तो मैंने सिंपल कुछ इस तरीके से लिखा कि एंटर फर्स्ट नंबर, कुछ इस तरीके से लिखा है। और यहाँ पे मैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ले लिया, और इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने दे दिया N1। आप टेक्स्ट बॉक्स का नाम आपको देना कंपलसरी होता है। सेम इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी करते हुए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे दे दिया एंटर सेकेंड नंबर, और इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने दे दिया है N2, हमने नाम दे दिया है। यानी 2 नंबर, जैसे ये फॉर्म ओपन होगा तो इसका रिजल्ट किस तरीके से आएगा आप अच्छी तरीके से समझते होंगे, बट मैं भी आउटपुट आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने BR टैग यूज कर देता हूँ ताकि ये देखने में थोड़ा सा सही लगे। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैंने एक बटन बना दिया, इनपुट टाइप सबमिट, एंड इस बटन का नाम दे दिया क्या, एडिशन। कुछ इस तरीके से दे दे ताकि यूजर को समझ में आएगा कि हमें ऐड करना है कि क्या करना है, चीजों को समझना आसान होगा फाइनल यूजर के लिए। तो ये एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया है index.html के अंदर में, और मेथड हमने दिया है, एक्शन हमने लिखा है, बट एक्शन के अंदर अभी फिलहाल मैं कुछ लिखा नहीं है, तो इसको मैं अभी अभी थोड़ी देर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर मैं अभी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ तो index.html, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेलकम फाइल्स में ऑलरेडी index.html के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो हमें कुछ करना है नहीं। और यहाँ पे इसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि index.html जो web.xml फाइल होता है, ये एक डिस्क्रिप्टर होता है जिसके अंदर, यानी डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर होता है, जिसके अंदर आपको बताना होता है कि कौन से फाइल को रन करना है। तो हमें जो फर्स्ट जो लिंक आप देखेंगे वेलकम फाइल्स के अंदर में, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, index.html। तो ये index.html फाइल को एग्जीक्यूट ये करेगा ऑटोमेटिक, और ये इसे सर्वर पे रन कर देगा। और इसको हम रन कैसे करेंगे, आपको प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट हमारा कौन सा है, माई सेकेंड वेब एप्स। इसको सेलेक्ट करते हुए आप राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, रन एज, रन ऑन सर्वर करना है, न कि एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन नहीं करना है, रन ऑन सर्वर पे हमें रन करना है, क्योंकि सर्वलेट का जो भी चीजें हम करेंगे सब कुछ सर्वर पे ही हमें करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रन ऑन सर्वर पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे आपको चूज करना होगा कि कौन सा सर्वर है। तो हमारे पास टॉमकैट सर्वर है, इसको आप सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हुए यहाँ पे देखेंगे कि दो प्रोजेक्ट इस सर्वर पे आ चुका है, पहले जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, और अभी यहाँ पे माई सेकंड वेब एप्स ऑटोमेटिक आ चुका है। बट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्टली प्रोजेक्ट को ही राइट क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप सिंपली यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। लेकिन इस बात पे ध्यान रखिए, जब तक कि नेक्स्ट यहाँ पे जो बटन है वो एक्टिव रहे तो नेक्स्ट पे ही क्लिक कीजिएगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो बटन है ये डिसेबल्ड हो चुका है, इसलिए अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। एक नहीं, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे हमें नेक्स्ट जाने के लिए हमें फिनिश बटन पे क्लिक करना होगा। और जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, ये सर्वर को बोलेगा कि ये स्टार्ट करना है, तब बोलिए यस ये स्टार्ट करो। और ये सर्वर जैसे ये स्टार्ट होगा, और ये डायरेक्टली आपको ब्राउजर पे आपको आउटपुट आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये ब्राउजर पे किस तरीके से आउटपुट दिखाता है। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे आउटपुट भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और ये आउटपुट यहाँ पे हमने टाइटल कुछ सेट नहीं किया था, और यहाँ पे आप देखेंगे कि लोकल होस्ट 8080, और ये जो 8080 है ये पोर्ट नंबर होता है हमारे सर्वर का। क्योंकि आप इस पर्टिकुलर index.html जो फाइल अभी मैंने रन किया है, ये हमारे सर्वर पे रन हो रहा है, और ये प्रोजेक्ट का नाम है। और यहाँ पे हमारे पास HTML का जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से देखने को यहाँ पे आपको मिल रहा है। लेकिन क्या अब आपको क्या लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे दो नंबर, अगर मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे एडिशन पे क्लिक करता हूँ, तो क्या यहाँ पे एडिशन होगा? तो डेफिनेटली आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने कहीं पे भी दोनों नंबर को हमने कहीं पे भी ऐड नहीं किया है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि गेट मेथड जो मैंने यूज किया था उसकी वजह से N1 और N2 की वैल्यू आप ब्राउजर पे इसको देख पाएंगे, राइट। लेकिन मेरा टारगेट है यहाँ पे एडिशन पे क्लिक करने के बाद हमें बताना चाहिए था कि दोनों नंबर का एडिशन क्या हुआ है। तो ये हमने जस्ट एक फॉर्म बनाया, मतलब, लेकिन इसके अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उससे कुछ हो नहीं रहा है। इंटरनली जो है आप रिक्वेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन इंटरनली जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यहाँ पे मिसिंग है। ये जस्ट आपने एक पेज, स्टैटिक पेज आपने बना दिया, जहाँ पे दो इनपुट तो ले रहा है, बट उस इनपुट के साथ यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। तो वो प्रोसेसिंग हम किस तरीके से करेंगे? तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना होगा? सर्वलेट यूज करना होगा। तो सर्वलेट हम यहाँ पे कैसे हम बनाएंगे? अब आप देखिए, यहाँ पे वापस से हम लोग आ चुके हैं हमारे इक्लिप्स पेज पे। तो अभी आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि HTML, सिर्फ HTML के यूज से आप एक डायनेमिक वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकते हैं। और यहाँ पे ये जस्ट एक स्टैटिक पेज हो गया, तो मुझे इसको डायनेमिक करना है, यानी प्रोसेस होना चाहिए था। तो अब यहाँ पे मुझे ऊपर वाले फाइल अगर आप देखेंगे जहाँ पे जावा रिसोर्सेस है, उसके नीचे उसके अंदर में आपको SRC मेन जावा जो आप देख पा रहे हैं, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको एक जावा का क्लास बनाना होगा, जहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं कि बैकएंड का कोडिंग होगा। ठीक है। और जिसका जहाँ पे मैंने बताया था कि सर्वर के अंदर में कुछ प्रोसेसिंग होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो वो चीजें हमें यहाँ पे कैसे करेंगे, उससे पहले यहाँ पे पहले क्लास में क्रिएट कर देता हूँ कि यहाँ पे क्लास हम यहाँ पे किस तरीके से हम जनरेट हम करेंगे, क्लास हम किस तरीके से बनाएंगे, उसे समझिए। यहाँ पे आपको करना है राइट क्लिक करते हुए न्यू, और यहाँ पे एक क्लास आपको देखने को मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं SRC मेन जावा, इस पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे न्यू कीजिए, और यहाँ पे क्लास पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले पैकेज, पैकेज का नाम देना जरूरी है। मैं यहाँ पे कुछ भी पैकेज का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, A.D.C, कुछ भी नाम मैंने यहाँ पे दे दिया। और आप इसका सिग्निफिकेंट आप समझते हैं, पैकेज के बारे में ऑलरेडी कोड जावा में काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे नाम आपको देना है कि क्या आप नाम देना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया माई क्लास, या ऐसे देता हूँ माई एडिशन क्लास, ताकि समझ में आएगा कि यहाँ पे यस एडिशन होगा इस पर्टिकुलर चीजों में। जो भी दो नंबर यूजर से मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स में, उसे हम कुछ एडिशन करके प्रोसेस करके, और फिर फाइनल यूजर को एक फाइनल रिस्पॉन्स हम जनरेट हम करेंगे। और बाकी यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जो जैसा है वहाँ ऐसे रहने दीजिए। यानी इस पर्टिकुलर पेज पे हमने जस्ट पैकेज का नाम रखा, और हमने यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया, और यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे लिए एक क्लास बन के रेडी हो चुका है। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं तो बात कर रहा हूँ सर्वलेट के लिए बारे में, लेकिन हमने तो यहाँ पे नॉर्मल सा एक क्लास क्रिएट किया है, ये सर्वलेट नहीं है। तो सर्वलेट के लिए हमें क्या करना होगा
कि एक आता है HTTP सर्वलेट। वो एक क्लास है, जो उस क्लास का जो भी प्रॉपर्टीज है, मैं चाहता हूं कि इस क्लास को मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा? यानी जब भी हम बात करते हैं सर्वलेट का, तो इंटरनली दो चीजें होता है, एक सर्वलेट और एक HTTP सर्वलेट। HTTP सर्वलेट का मतलब क्या कि हम अभी जैसे मैंने आपको बताया कि HTML में जो मेथड हमारे पास में है, जो कि है गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड है, तो HTTP का मतलब है उसके अंदर में टोटल 7 अलग अलग मेथड्स होते हैं, राइट? जिसमें कि गेट मेथड भी है, पोस्ट मेथड भी है, डिलीट मेथड भी है, बहुत सारे मेथड से 7 मेथड से हम धीरे धीरे सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि HTTP सर्वलेट जो कि इनबिल्ट क्लास होता है, और उसी के अंदर में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सारा चीज वहीं पे बनता है। तो वो चीजें मुझे, उसका प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे यूज करना होगा। तो कैसे किया जा सकता है? अगर आपने कोर जावा में इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझे हैं, तो उस चीज को आप यहाँ पे समझ पाएंगे। मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया क्या, एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट। तो HTTP सर्वलेट एक इनबिल्ट क्लास है। यानी यहाँ पे एरर दिखाने का मकसद क्या बता रहा है, क्यों ये एरर आपको दिखा रहा है? क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से ये हमें एरर दिखा रहा है। तो इंपोर्ट करने का शॉर्टकट कीज क्या होता है, दोनों तरीका आपको बता रहा हूँ। एक, अगर आप यहाँ पे एरर दिखा रहा है, कर्सर को आप यहाँ पे रखेंगे। जैसे कर्सर को रखेंगे, यहाँ पे देखोगे आपको बता रहा है 3 क्विक फिक्सेस अवेलेबल। मतलब क्या कि फर्स्ट जो होता है सबसे अप्रोप्रिएट होता है, कर्सर पे फोकस कीजिएगा। इंपोर्ट वाला जो ऑप्शन है आप देख पाएंगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, और ये एरर यहाँ से निकल चुका है। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा, आप चाहते हो क्या कि अगर इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होंगे, तो कैसे कर सकते हैं? उस केस में क्या करना होगा उसको समझिए। अभी आप फिर से यहाँ पे एरर को आप देख पा रहे होंगे, राइट? तो अब क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से ध्यान से सुनिएगा, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ओ, ये तीनों को एक साथ प्रेस कीजिए। यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे, जो भी इम्पोर्टेड, जो मतलब कहाँ से उसका लोकेशन है, वो पूरा चीज यहाँ पे आपको आ चुका है, और ये एरर यहाँ से निकल चुका है। कुछ इस तरीके से समझना है। तो HTTP सर्वलेट एक इनबिल्ट क्लास है, और उसी के अंदर में बहुत सारे मेथड्स हैं, और उस मेथड्स के अंदर में हम उस डेटा को प्रोसेस करेंगे। कौन से डेटा को? जो यूजर ने, यहाँ पे भी हमारे पास जो यूजर ने हमें इनपुट जो यहाँ पे देगा, है ना, यहाँ से जो भी इनपुट मिलेगा उसके साथ हम कुछ प्रोसेस करेंगे उस डेटा के साथ, और फिर हमें उसको फाइनल यूजर में कैलकुलेशंस करके हम फाइनल यूजर को एज ए रिस्पॉन्स हम वापस हम भेज देंगे। तो कैसे होगा, वापस से आप यहाँ पे आइए और उस चीज को समझिए कि कैसे होगा। तो ये चीज समझ में आया होगा, प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर कीजिएगा कि हमने नॉर्मल क्लास बनाया। एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट लिखने का मतलब क्या, HTTP सर्वलेट के पास जो भी मेथड्स हैं सारा चीज जो है माई एडिशन क्लास यूज कर सकता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि एक तरह से ये एक हमारा सर्वलेट बन चुका है, एक सर्वलेट यहाँ पे सर्वलेट की तरह ही ये काम करेगा। अब देखिए, सर्वलेट के अंदर में एक इनबिल्ट मेथड होता है, और वो होता है एक सर्विस मेथड। एक्चुअली इसका सर्वलेट का लाइफ साइकिल है जो हम आगे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बट अभी फिलहाल पहले आप इतना समझिए कि जैसे आप अगर मल्टी थ्रेडिंग टॉपिक अगर आप अच्छी तरीके से समझे होंगे, वहां पे भी एक होता है क्या कि आप जो कुछ भी आप कोड आप लिखते थे, जो कुछ भी एग्जीक्यूशन करना होता था, तो आप वहां पे कहाँ पे कोडिंग आप करते थे? तो हमेशा वहां पे एक जो होता था हमारे पास, जो है रन मेथड के अंदर में हर चीज हम क्या करते थे, राइट? तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास एक इनबिल्ट मेथड होता है जिसका नाम है क्या, सर्विस मेथड। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सर्विस, कुछ इस तरीके से। और इस सर्विस मेथड के अंदर में हमें करना क्या है, दो पार्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास प्रोसेस होगा, और रिस्पॉन्स बन के यूजर के पास, फाइनल यूजर के पास पहुंचेगा, यानी क्लाइंट के पास पहुंचेगा। तो दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो एक होगा क्या, रिक्वेस्ट, और एक रिस्पॉन्स। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इनबिल्ट एक का आता है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। इसका काम क्या होगा, ये रिक्वेस्ट को जनरेट करने के लिए हेल्प करेगा। कुछ इस तरीके से सिंपल लाइन में आप समझ सकते हैं। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इज यूज टू जनरेट द रिक्वेस्ट। इसका एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का एक जस्ट हमने एक रेफरेंस का नाम दे दिया, REQ, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे कॉमा देते हुए HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, और इसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे
बना दिया, जिसको हम रेफरेंस भी हम बोल सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट के लिए हमने तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट बनाएगा कौन? ये आपका सर्वर ऑटोमेटिक क्रिएट करके आपको देता है, जस्ट हम उसका रेफरेंस हम यहाँ पे यूज हम करेंगे। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे कि एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स के पास ये एरर दिखा रहा है। इस एरर का वजह क्या है? क्योंकि हमें उसका जो पैकेज है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि एचटीटीपी सर्वलेट पे हम हमारे पास जो एरर आ रहा था तो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था, एग्जैक्टली इन द सेम वे वी मस्ट नीड टू इंपोर्ट दिस पर्टिकुलर पैकेज, यानी एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट और एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स का पैकेज हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट कैसे करेंगे? मैंने भी आपको शॉर्टकट कीज बताया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल शिफ्ट ओ। अब देखिए जो भी यहाँ पे चाहिए था उसने ले लिया। यहाँ पे एचटीटीपी सर्वलेट का पैकेज इंपोर्ट हो चुका है, और यहाँ पे जो है इसका रिस्पॉन्स का भी जो है पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, और यहाँ पे जो कुछ भी एरर था ये सब कुछ यहाँ पे निकल चुका है। और इसी सर्विस मेथड के अंदर, तो सर्विस मेथड यूजर डिफाइंड मेथड नहीं है, ये इनबिल्ट है, पहले से बना हुआ है। और कहाँ पे बना हुआ है? एचटीटीपी सर्वलेट के अंदर में है, और उसी का जो है यहाँ पे माई एडिशन क्लास इनहेरिट करते हुए यहाँ पे इसका यूज कर रहा है। और अब मुझे इसी पर्टिकुलर मेथड के अंदर में जो HTML के फॉर्म में जो डेटा है उस डेटा को हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे, और फिर यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। कैसे? अभी आप देखिए ये फॉर्म अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म का जो मेथड है गेट मेथड मैंने यूज किया हुआ है। प्लस आप देखेंगे यहाँ पे हमने इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखा है N1 और दूसरे वाले का नाम रखा है हुआ है N2, राइट? अब मुझे N1 के अंदर में यूजर जो भी देगा, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में जो भी डेटा देगा उसे स्टोर करना है। N2 के अंदर जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डेटा होगा उसे हमें स्टोर करके कहीं ना कहीं रखना है, और वो चीज हम यहाँ पे करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया इंटीजर एक x हमने रखा। अब देखिए क्या होगा कि जब मैं आपको पहले फॉर्म आपको दिखाता हूँ, ये फॉर्म जब ओपन होता है तो यूजर यहाँ पे क्या करेगा? कुछ रिक्वेस्ट डालेगा कि मुझे आप इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करो। तो इसके अंदर कौन इनपुट देगा? इसके अंदर फाइनल यूजर यानी क्लाइंट कुछ इनपुट देगा कि यस ये नंबर और ये नंबर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दोनों नंबर को मुझे ऐड करके दो। तो यहाँ पे हम किसका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वो देखिए आप। उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में इनपुट कौन दे रहा है? क्लाइंट दे रहा है, यानी क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? मैंने क्या बताया कि एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? REQ। ये नाम मैंने अपने अकॉर्डिंग दे दिया, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने मीनिंगफुल रखा REQ और रिक्वेस्ट के लिए, और यहाँ पे रिस्पॉन्स के लिए हम RES यूज हम करते हैं। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मीनिंगफुल रखेंगे तो ज्यादा समझने में आसानी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिखा। देखिए REQ यानी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट डॉट गेट पैरामीटर, नाम से आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे डबल कोट के अंदर में आपको बताना है कि उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, जो कि है N1। मतलब यहाँ पे समझिए, और यूजर जो कुछ भी रिक्वेस्ट कर रहा है गेट पैरामीटर मेथड के हेल्प से क्या करेगा? गेट करेगा डेटा को। कहाँ के डेटा को गेट करेगा? N1 नाम का टेक्स्ट बॉक्स है जो कि बना हुआ है HTML index.html फाइल के अंदर में। तो ये N1 आपको ध्यान रखना है कि ये N1 हमने कहाँ से लिखा और कौन सा लिखना है। ये जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? N1। तो मैंने ये बताया कि N1 नाम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर यूजर ने जो कुछ भी रिक्वेस्ट किया है उसे गेट करो और उसको X में स्टोर कर लो। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। मतलब यूजर ने जो कुछ भी रिक्वेस्ट किया है कहाँ पे? N1 नाम का टेक्स्ट बॉक्स में, उसे गेट कर लो और उसको X में स्टोर कर लो। लेकिन अभी भी आपको यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेटा बाय डिफॉल्ट जो कुछ भी गेट पैरामीटर के थ्रू आप लेते हैं वो सब कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। लेकिन यूजर वहां पे क्या दे रहा है? वो नंबर दे रहा है। तो नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा? उसके लिए हमें स्ट्रिंग नंबर को मुझे कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पार्ट जो मैंने लिखा हुआ है, इसी को आपको इससे पहले आप यहाँ पे लिख दें कुछ इस तरीके से, इंटीजर डॉट पार्स इंट। और यहाँ पे ये वाला जो कोडिंग था वो कुछ इस तरीके से आप रखें।
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट, और फिर हमें यहाँ पे क्या लिखना है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और यहाँ पे n1। इसका मतलब क्या, यूजर ने जो कुछ भी रिक्वेस्ट किया है, कहाँ पे रिक्वेस्ट उसने किया है, n1 नाम के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उसे गेट करेगा। लेकिन ये मेथड जो कुछ भी डेटा लेता है वो किस फॉर्मेट में लेगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। बट मुझे चाहिए वो किस फॉर्मेट में, इंटीजर के फॉर्मेट में, क्योंकि मुझे इंटीजर में स्टोर करना था। उसके लिए हमने इंटीजर डॉट पार्स इंट यूज किया, और इंटीजर डॉट पार्स इंट इज यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग डेटा इनटू इंटीजर। और जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, फिर उसको हमने एक्स में स्टोर कर लिया है। आई होप कि ये स्टेटमेंट अभी आपको समझ में आया होगा। तो एग्जैक्टली exactly हमें क्या करना है, इसी को मैंने कॉपी करते हुए मैंने नीचे पेस्ट कर दिया, और फिर मैंने बताया कि n2 के अंदर में, यानी n2 वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर में यूजर ने जो कुछ भी रिक्वेस्ट किया है उसे गेट करो और इंटीजर में कन्वर्ट करते हुए y में स्टोर कर दो। और फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लो, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया z, और जिसमें कि मैंने x प्लस वाई कर दिया, और अब इस z को प्रिंट करना है। अब क्वेश्चन ये है कि अभी तक कोर जावा में हम लोग देख रहे थे कि कुछ भी प्रिंट करना होता था तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज किया करते थे। लेकिन सिस्टम डॉट आउट से आप जो कुछ भी करेंगे वो कंसोल पे आउटपुट आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा। लेकिन मुझे वेब ब्राउजर पे यहाँ पे आउटपुट चाहिए कि यहाँ पे इनपुट देने के बाद, एडिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरा पेज ओपन होगा और वहां पे मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो अगर आपने फाइल हैंडलिंग के टॉपिक अच्छी तरीके से समझे होंगे, तो मैंने वहां पे एक क्लास बताया था जिसको हम कहते हैं क्या, प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर एक इनबिल्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट बनाया, और इसका काम क्या है कि रिस्पॉन्स को दिखाने के लिए हम एक तरह से इसका यूज हम कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्या है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मैंने क्या बनाया हुआ है, RES। तो मैंने ये बताया कि RES डॉट, यहाँ पे एक आता है गेट राइटर मेथड, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है फाइल हैंडलिंग टॉपिक में, राइट। और ये जो एरर आपको दिखा रहा है प्रिंट राइटर, क्योंकि मुझे इसके पैकेज को इंपोर्ट करना होगा, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ कीजिए और ऊपर जाके आप देखिए प्रिंट राइटर इंपोर्ट हो चुका है। इनपुट आउटपुट यानी फाइल हैंडलिंग का जो पैकेज है उसको यहाँ पे ले चुका है। यानी अब यहाँ पे फिर से आपको एरर दिखाएगा, क्योंकि जब भी प्रिंट राइटर की बात करते हैं और फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होता है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन थ्रो होता है। तो यहाँ पे कर्सर को जैसे आप रखोगे बताएगा एड थ्रोज एक्सेप्शन, पहला ऑप्शन। दूसरा, या तो आप ट्राई और कैच के अंदर में रख लो, एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था कि कोड जावा कितना इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एडवांस जावा को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। सबसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट वाला रखें, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एड थ्रोज एक्सेप्शन जैसे करेंगे, यहाँ पे मेथड के बाद जो है ऑटोमेटिक IO एक्सेप्शन लग चुका है, ऑटोमेटिक ये एरर को हैंडल कर लेगा, और अब आप यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब आपको क्या करना है कि जो भी रिस्पॉन्स है उस सब कुछ, जो भी रिस्पॉन्स आप बनाना चाहते हैं, उस रिस्पॉन्स को आप वापस से भेजना चाहते हैं क्लाइंट के पास, तो वो सारा चीज डेटा जो आएगा किस में आगे आ गया, हमने किसके ऑब्जेक्ट में रख लिया, प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट में हमने स्टोर करके रख लिया है। और इसी प्रिंट राइटर को हम प्रिंट करेंगे PO डॉट प्रिंट एलन की हेल्प से। अब आपको प्रिंट करना है क्या, आप चाहते हो एडिशन प्रिंट करना, मैंने लिखा कि एडिशन इज प्लस जेड को आप प्रिंट कर दीजिए। बस कुछ इस तरीके से यहाँ पे किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को यहाँ तक समझ पाए होंगे। यानी मैं फिर से मैं रिकैप करूँ, मैंने यहाँ पे सबसे पहले index.html फाइल बनाया जिसके अंदर मैं फॉर्म रखा, मेथड गेट रखा, एक्शन में अभी कुछ नहीं लिखा हूँ। और यहाँ पे ये चीजें सिंपल सा है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम N1 N2, इस बात पे फोकस रखें। यहाँ पे जो कुछ भी आपने लिखा है वही चीजें आप यहाँ पे सर्वलेट वाले पेज में भी आपको यहाँ पे देना है। और यूजर ने जो कुछ भी रिक्वेस्ट किया है गेट पैरामीटर के हेल्प से N1 नाम के जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उससे डेटा लेते हुए एक्स में स्टोर किया, और ये इसका काम क्या होगा, इंटीजर डॉट पार्सिंट का डेटा को, स्ट्रिंग के डेटा को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में और फिर एक्स में स्टोर कर देगा। दोनों का एडिशन कर दिया, और फिर अब मुझे इस जेड की वैल्यू को दिखाना भी है, यानी फाइनल यूजर तक भेजना है, यानी क्लाइंट को दोबारा सेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट यूज करते हुए गेट राइटर मेथड यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट में इसको स्टोर कर दिया, और फिर यहाँ पे PO डॉट प्रिंट एलन मेथड है, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। क्या अब ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा क्या, तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा नहीं, अभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं पे भी इस पर्टिकुलर फाइल का
लिंकिंग index.html के साथ मैंने नहीं किया हुआ है। यानी इसको अभी समझ में नहीं आएगा कि N1 कहाँ है, N2 कहाँ है। राइट ना? समझ में आ रहा होगा कि N1 और N2 के बारे में तो इस पर्टिकुलर फाइल को पता ही नहीं है कि कहाँ से आ रहा है। एक्चुअली आपको पता है, मैंने भी आपको बताया कि N1 और N2 मैंने कहाँ से लिखा है, लेकिन ये चीज तो हमें बताना भी तो होगा, यानी दोनों फाइल को हमें कनेक्ट भी करना होगा। तो कनेक्ट कैसे करेंगे? तो हम आएंगे वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में, और इस वेब डॉट एक्सएमएल फाइल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर भी कहते हैं, जिसके अंदर आपको बताना होता है कि कौन सा सर्वलेट आप बनाए हो, और उसको जब आप रन करोगे तो कौन से यूआरएल पे रन करोगे। जैसे आप लिखते हो google.com, तो google.com ओपन होता है। कोई सा भी एक वेबसाइट आप जाते हो तो एक स्पेसिफिक यूआरएल होता है, और वो पर्टिकुलर यूआरएल आप डालते हो तो ही आपको डिजायर्ड आउटपुट आपको मिलता है। अगर यूआरएल में आप मान लो फेसबुक ओपन कर रहे हो, facebook.com है, आपने फेसबुक का स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो क्या फेसबुक का जो पेज है वो लोड होगा? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी मुझे इस पर्टिकुलर सर्वलेट जो बना रहे हैं हम लोग, एक डायनेमिक वेब एप्लीकेशन जो बना रहे हैं, तो इसके लिए भी हमें एक यूआरएल बनाना होगा। तो हम कैसे हम बनाएंगे, देखिए, ये जो वेलकम फाइल्स है इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसको मैं छोड़ दिया। इसके नीचे आते हैं, लेकिन इस बात पे ध्यान रखना है कि इस वेब ऐप के अंदर रहना है, इस वेब ऐप के बाहर नहीं जाना है, इस वेब ऐप के अंदर ही आना है। और आपको एक टैग यूज करना है सर्वलेट, ठीक है। और सर्वलेट के अंदर में आपको बताना है क्या यहाँ पे, कि सर्वलेट का नाम क्या है, ठीक है। सबसे पहले सर्वलेट नेम, सर्वलेट का नाम क्या है, तो मैंने आपको अभी यहाँ पे क्या हमने सर्वलेट का नाम रखा है, माई एडिशन क्लास। तो आप वो नाम लिखते हैं, माई एडिशन, क्या रखा है स्पेलिंग, एडिशन क्लास। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, केस सेंसिटिव है, इस बात पे ध्यान देना है। तो मैंने बताया कि देखो, मैं अभी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सर्वर को कि मैंने यहाँ पे एक माई एडिशन क्लास नाम का एक मैंने एक सर्वलेट क्रिएट किया है। और फिर आपको बताना होगा, इसके अंदर एक और आपको टैग यूज करना होगा, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, ठीक है। और इसके अंदर में क्या होगा, एक क्लास आपको बनाना होगा, जिसमें आपको क्वालिफाइड नेम देना होगा। एग्जैक्ट आपको लोकेशन के साथ बताना होगा कि ये पर्टिकुलर माई एडिशन क्लास जो है ये कहाँ पे है। आपको बताना होगा A.B.C, यानी ए फोल्डर के अंदर बी फोल्डर है, बी फोल्डर के अंदर में सी फोल्डर है, यानी कंप्लीट पैकेज के नाम के साथ बताना है। पैकेज के नाम अगर कर्सर पे फोकस करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पैकेज का यहाँ पे नाम हमने क्या रखा हुआ है। तो मैंने नाम क्या रखा है, ADC रखा है मैंने, ठीक है। तो A.D.C डॉट, और क्लास का नाम क्या है, एडिशन क्लास, माई एडिशन क्लास, कुछ इस तरीके से। तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना होगा। एक पार्ट ये हो गया, यानी एक टैग मैंने क्या यूज किया, सर्वलेट, सर्वलेट के अंदर में सर्वलेट का नाम, और फिर सर्वलेट क्लास जिसके अंदर में आपको पैकेज के नाम के साथ उसके क्लास का नाम देना है। इसके बाद फिर आपको करना है क्या, एक टैग यूज करना होगा सर्वलेट मैपिंग, और इस सर्वलेट मैपिंग के अंदर में भी आपको सर्वलेट का नाम बताना होगा कि आप कौन से सर्वलेट के साथ काम कर रहे हो। और अगर ये सर्वलेट को आप रन करना चाहते हो तो उसका यूआरएल क्या होगा, उसके लिए यहाँ पे एक आता है यूआरएल पैटर्न, ठीक है। और यूआरएल पैटर्न आपको देते वक्त आपको ध्यान रखना है, स्लैश पहले देना है, और फिर क्या आप नाम देना चाहते हो आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सिंपल, कुछ भी आप दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने दे दिया क्या, माई एड, ऐसे रखता हूँ, माई क्लास नाम दे दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को समझिए कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने का मतलब क्या था, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फाइल है web.xml बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होता है। यहाँ पे जो कुछ भी आप करेंगे, जो भी आपने जैसे index.html बनाया था, यहाँ पे आपको पहले से हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि index.html फाइल तो रन करेगा, ओके। लेकिन index.html फाइल अगर रन होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रन होगा, जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, एक्शन, एक्शन के अंदर में मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। तो हमें बताना होगा कि देखो एक्शन में हमने क्या बताया, कि ये जो सर्वलेट हमने लिखा है, और यहाँ पे सर्वलेट मैपिंग के अंदर में जो यूआरएल पैटर्न लिखा है, और जहाँ पे स्लैश देते हुए माई क्लास लिखा है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, और इसे कॉपी करके आप index.html के एक्शन वाले में पेस्ट कर दीजिए। अब ये आपस में लिंक्ड हो चुका है, यानी जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं ये लिंक हो जाएगा माई क्लास से। और माई क्लास यहाँ पे मैं आपने बता के रखे हो आप किसको, web.xml को, कि माई क्लास किसके लिए यूआरएल है, किसका यूआरएल है,
माई एडिशन क्लास का। माई एडिशन क्लास कहाँ पे है? a.d.c में है। ऑटोमेटिक वो सर्च करेगा और उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर में जाएगा, और उसके अंदर में जैसे जाएगा सर्विस मेथड जो है ऑटोमेटिक कॉल होगा, और इसके अंदर में आपने जो कुछ भी प्रोसेस किया है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे, राइट। तो आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझ में आया होगा कि यहाँ पे काम किस तरीके से कर रहा है। जिसको हम एक बार रन करके देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। मैं रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करते हुए न्यू, और यहाँ पे सॉरी मैं न्यू क्यों कर रहा हूँ, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डायरेक्टली रन करना है, और रन ऑन सर्वर। तो जैसे आप यहाँ पे रन ऑन सर्वर पे आप क्लिक करते हैं, सर्वर को सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, और यहाँ पे फिनिश कर कीजिएगा। तो यहाँ पे पूछेगा कि रिस्टार्ट करना है, बोल दो कि हाँ रिस्टार्ट कर दो। और जैसे ये रिस्टार्ट होगा उसके बाद जो है ये सबसे पहले index.html ओपन होगा, वहाँ पे यूजर जो कुछ भी रिक्वेस्ट करेगा और वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास यहाँ पे जाएगा। अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये फाइल यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, यानी index.html को इसने रन कर दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आया। अब यहाँ पे कोई भी एक नंबर आप यहाँ पे दे दो, मैंने 23 दे दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया 2, दो नंबर हमने यहाँ पे दिया। अब ब्राउजर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, लोकल होस्ट 8080, ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया। जैसे मैं यहाँ पे एडिशन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाएगा इंटरनल सर्वर एरर। अब ये क्यों दिखा रहा है, इस चीज को देखिए, समझने की कोशिश की। यहाँ पे कंप्लीट आपको एरर के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बता रहा है कि उसको बता रहा है क्या, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आपको दिखा रहा है कि जो आप क्लास से लिंक कर रहे हो वो क्लास मिल नहीं रहा है। मतलब क्या, कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे मिस्टेक किया है। यहाँ पे जो क्लास का नाम हमने लिखा है वो कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। इस बात पे भी आपको ध्यान देना है। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें सही होगा। और अब ये सब कुछ ओके है, और अब जो है, अब फिर से मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए रन एज रन ऑन सर्वर, यहाँ पे सर्वर को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए और इसको आप फिनिश कीजिए, यहाँ पे ओके कीजिए। और ये जैसे होगा ये ब्राउजर पे डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होगा, और जैसे ये ओपन होता है अब आप यहाँ पे इसको देख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सा भी नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे एडिशन पे कर रहा हूँ, और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एडिशन एज 77 आ रहा है, और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने किस तरीके से किया, मैं एक बार फिर से यहाँ पे मैं आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैंने क्या सब चीजों को किया है, इस चीज को समझिए। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट जनरेट किया, प्रोजेक्ट जनरेट करने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले तो वेब एप्स के अंदर में एक index.html फाइल बनाया। index.html फाइल अब यहाँ पे देख पाएंगे, जहाँ पे हमने एक फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया, और ये चीजें आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, टेक्स्ट बॉक्स का नाम देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा क्लास क्रिएट किया, और वो क्लास कहाँ पे क्रिएट करना था, यहाँ पे सोर्स मेन जावा के अंदर में क्रिएट करना था। पैकेज के अंदर में मैंने यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया, और इसका सुपर क्लास बना दिया किसको, HTTP सर्वलेट को। HTTP सर्वलेट के अंदर में यहाँ पे एक सर्विस मेथड होता है जो कि इनबिल्ट होता है। इसके अंदर में हमें रिक्वेस्ट बनाने के लिए HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का यूज करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स के लिए HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का यूज करना होगा। ये दोनों इनबिल्ट है, इस चीज पे ध्यान देना है। और ये मैंने रेफरेंस वेरिएबल जो बनाया है, ये आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने मीनिंगफुल नाम दिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने उस टेक्स्ट बॉक्स से जो भी डेटा था यहाँ पे लेते हुए मैंने एक्स में स्टोर किया, वाई में स्टोर किया, दोनों को एडिशन किया। और प्रिंट करने के लिए यानी रेस्पॉन्स को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर यूज करते हुए प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट में स्टोर किया, और प्रिंट राइटर के हेल्प से मैंने उसको जेड को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। लेकिन ये सभी आपस में लिंक कैसे होगा, उसके लिए मैंने वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में सर्वलेट और सर्वलेट मैपिंग दो टैग हमने यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे सर्वलेट का नाम और उसके पैकेज के साथ क्लास का नाम दिया। और मैंने बताया कि ये सर्वलेट कब रन होगा, तो मैंने बताया कि जैसे ब्राउजर पे माई क्लास होगा तो ही वो रन होगा। जैसे कि अभी आप ब्राउजर पे देखेंगे, यहाँ पे माई क्लास आपको देखने को मिलेगा। माई क्लास पहले क्या था, देखिए अभी आप, पहले था क्या, पहले सिर्फ था प्रोजेक्ट का नाम था। लेकिन जैसे आपने यहाँ पे डेटा दिया और उसके बाद एडिशन पे आप क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे आपने कोई भी डेटा आपने दिया और एडिशन पे क्लिक करते हैं, ब्राउजर पे आप देखिए माई क्लास आ चुका है। तो ये माई क्लास कैसे आया, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी मैं मेरे सर्वलेट को मैं रन करूं तो ब्राउजर पे यही चीज आना चाहिए। और ये चीज को का इंफॉर्मेशन मैंने कहाँ पे दे दिया, यहाँ पे एक्शन में दे दिया है।
तो जैसे सबमिट करेंगे, एक्शन मतलब माई क्लास से लिंक हो गया, और सारा चीज आप उस तरीके से आउटपुट यहाँ पे देख पाएंगे। लेकिन आउटपुट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्राउजर पे नंबर भी शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि नंबर काफी सेंसिटिव होता है, इसको मैं यहाँ पे नहीं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप फॉर्म का इनपुट आप ले रहे हैं जहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आप ले रहे हो, और उस केस में क्या होगा कि यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पे क्या करें कि आप यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज कर लें। और अगर आप पोस्ट मेथड अगर आप यूज करते हैं तो उस केस में ये होगा कि आप पोस्ट मेथड यूज करते हैं तो वो हाइड हो जाएगा, यानी ब्राउजर पे जो इन्फॉर्मेशन अभी जो देखने को आपको मिल रहा है वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। और अब अगर यहाँ पे देखते हैं रिफ्रेश करके कि सर्वर अगर रिस्टार्ट ले लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से करना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखिएगा, वेब ऐप है, और जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ माई क्लास आया है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि कौन से नंबर लिया है। दोनों टेक्स्ट बॉक्स का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे वो हाइड कर देता है, जो कि हमने पोस्ट मेथड हमने यूज किया, जिसकी वजह से ये हो रहा है। और आपको आउटपुट प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एडिशन का स्पेलिंग मिस्टेक है, बट आप समझ पाएंगे इस चीज को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ पाए होंगे कि किस तरीके से यूजर रिक्वेस्ट करता है। और यूजर रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या, ये जो चीजें हैं, जैसे इस प्रोजेक्ट को रन किया गया, ये आया, अब यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट किया, ओके ठीक है, मुझे ये पर्टिकुलर नंबर और इस पर्टिकुलर नंबर को ऐड करो। तो जैसे एडिशन पे क्लिक किया तो इंटरनली सर्वर पे क्या सब चीजें हो रहा है, वो मैंने सर्वलेट के अंदर में जाके मैंने कोडिंग कर दिया। ये जो चीजें हैं, ये इसको हम बोल सकते हैं ये सारा चीज सर्वर पे हो रहा है इंटरनली, यानी बैकएंड का कोड जो है ये सब कुछ हो रहा है। और जैसे यूजर ने इस एडिशन वाले बटन पे क्लिक किया, उसको डायरेक्ट एडिशन आ गया, उसे पता नहीं कि इंटरनली कहाँ सब क्या सब चीजें हुआ। लेकिन यहाँ पे इंटरनली जो है ये सब कुछ यहाँ पे प्रोसेस होते हुए और फिर फाइनल यूजर को जो आंसर आपको मिल रहा है, यानी ये जो चीजें हैं वो फाइनल यूजर के लिए हम क्या बोलेंगे, ये उसका रिस्पॉन्स मिला। उसने रिक्वेस्ट क्या किया, उसने ये रिक्वेस्ट किया था कि ये नंबर है, दोनों को ऐड करो। समझ में आ रहा होगा। तो HTTP सर्वलेट जो है एक टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बना सकते हैं। यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट सेंड किया, सर्वर पे प्रोसेस होगा। प्रोसेस किस तरीके से होता है मैंने आपको बताया, सर्विस मेथड के अंदर में सारा चीज हो रहा है। और फिर जो फाइनल जो आउटपुट मिल रहा है और रिस्पॉन्स के थ्रू मिल रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि इतना ही चीजें आप एक बार खुद से अपने सिस्टम पे एक बार करके इसको देखें, और कि प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है। यानी ये तीनों फाइल जो है web.xml में मैंने क्या सब चीजें लिखा है, index.html आप समझते हैं, सिंपल सा HTML का कोडिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे हमने एक नॉर्मल सा क्लास क्रिएट किया। एक्सटेंस HTTP सर्वलेट क्या होता है, इसके अंदर में सर्विस मेथड इनबिल्ट है, ये सारा चीज इनबिल्ट है। और इसके अंदर में किस तरीके से कोडिंग किया है इसको एक बार आप खुद से करके देखें, आपको और कंसेप्ट बेहतर तरीके से इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो मैंने एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से बताने की कोशिश किया है, प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि और बेहतर तरीके से कंसेप्ट को समझ पाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप इसको अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि कल का जो सेशन होगा यानी नेक्स्ट डे का जो सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में जब भी हम मिलेंगे तो वहां पे हम लोग इसी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए इसमें और भी चीजों को हम ऐड करेंगे। तो इसलिए इस पर्टिकुलर चीजों को आपको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करना है और आपके सिस्टम में कंपलसरी तौर पे ये रन होना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिए।